हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकार। यद्यपि मूल अधिकार की पृष्ठभूमि, इतिहास और इसकी जो भी विशेषता है उसका मैं एक सेशन बना चुका हूँ, जिसका लिंक वीडियो में मैं दे दूंगा, उसे आप जाकर के जरूर देख लें, ताकि ये बेस आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। मैं फिर भी कहूँगा दोस्त कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकारों से कोई क्वेश्चन नहीं आए। यद्यपि इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल राइट्स में जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है और उसे आर्टिकल 300 कम रख दिया गया है। और मैं आपको ये बताऊंगा जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्यों हटाया गया, उसका क्या हिस्ट्री रहा है, उसकी क्या इंपोर्टेंसी है, उसकी क्या इंपोर्टेंसी है, ये सब बताऊंगा आज के बाद। अब जो संपत्ति का अधिकार है, जो गवर्नमेंट संपत्ति आपकी अधिग्रहण करती है, जो संपत्ति आपकी अधिग्रहण करती है उसका मुआवजा कितना देती है, कितना कैसा कैसे मुआवजा मिलता है, उस सब के बारे में बिल्कुल संवैधानिक तरीके से बता दूंगा। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से बता दूंगा, बशर्त यही है कि आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट देख लीजिए अगर की। यद्यपि देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो संविधान, जो मूल अधिकार है वो मोस्टली भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। इसी भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। इसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इस भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है, और ये मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। याद रखिए, कितने से? 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 12 में क्या है, 13 में क्या है। ये मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूं थोड़ा सा। जो अनुच्छेद 12 है, आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12 है मित्र, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। किसको? राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं। इसके तहत आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 12 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है, तो आप बता सकते हैं राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य मतलब राज्य में कौन कौन सी संस्थाएं, राज्य में कौन कौन संस्थाएं, पार्लियामेंट है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इसकी कौन कौन सी संस्थाएं, उन सबके बारे वो राज्य में परिभाषित की गई है आर्टिकल 12 के तहत। और अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 है, समझिए मित्र। 13 में अल्पीकरण का वर्णन है। अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब ये होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, जस्ट उसी पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा, आप चिंता न करें। अल्पीकरण का मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी भी भारतीय नागरिक के, किसी भी नागरिक के फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसका उल्लंघन न हो। कोई इसी प्रकार की विधि नहीं बनाएगा। अर्थात आर्टिकल 13 में विधि को भी परिभाषित किया गया है। किसको? विधि को भी परिभाषित किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि को परिभाषित किस आर्टिकल के तहत किया गया है, तो बता सकते हैं आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 है, उसमें इसका वर्णन है। मतलब मेरा यह है कि जो राज्य है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कानून नहीं बनाएगा, ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, या ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा, जिससे किसी की व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उसका उल्लंघन ना हो। अगर
वो इसी तरीके की किसी प्रकार की रिट जारी करता है, आदेश देता है, कानून बनाता है, लॉ बनाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि उस विधि को शून्य घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उस विधि को शून्य घोषित कर सकता है। यह आर्टिकल 13 बताता है। अब देखिए, मैंने बताया आर्टिकल जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मूल अधिकार, मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें सबसे पहले समता का अधिकार, जिसमें सबसे पहले समता, या तब मैं प्रत्येक आर्टिकल को बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा, आप समझ लीजिए। पहले मेरी बात पे गौर कीजिएगा कि समानता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक वर्णन है। जो समानता का अधिकार है उसका वर्णन किसमें है? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक आपको जो वर्णित मिलेगा वह समानता का अधिकार है। इसके बारे में प्रत्येक के बारे में बताऊंगा। मैं आपको यही बताऊंगा क्षमता क्या होती है और समानता क्या होती है, इसके बारे में बहुत बारीकी से बताऊंगा, आप चिंता न करें। रिजर्वेशन के बारे में अक्सर लोग कंफ्यूजन होते हैं कि रिजर्वेशन के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी बताऊंगा मैं, जो इसी के तहत आते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, आप लोग याद रखेंगे, पूछ लिए जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक वर्णित है। आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का विरुद्ध का मतलब ये होता है आप किसी का बलात्कार नहीं कर सकते हो, किसी का शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं कर सकते हैं किसी प्रकार से। तो आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 तक, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बशर्ते यह है कि उस धर्म से किसी के फंडामेंटल राइट्स का अब उल्लंघन न हो। आप चाहे हिंदू से मुसलमान बन सकते हैं, मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम से हिंदू बन सकते हैं, और चाहे क्रिश्चियन बन सकते हैं, बौद्धिज्म बन सकते हैं, जैन बन सकते हैं। आपका मन चाहे, वो आपको स्वतंत्रता है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में का अपना कोई धर्म नहीं है। आप सोचें कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का मतलब संविधान के अनुसार कोई भी भारत संविधान का धर्म नहीं है, सभी धर्म समान हैं। अर्थात आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी धर्म को, आप चाहे किसी धर्म में पैदा हुए हो, बट आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यह आपका राइट है। और ऐसा करने से कोई व्यक्ति रोकता है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसके खिलाफ। चाहे वो यदि राज्य रोकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रोकती है, स्टेट गवर्नमेंट रोकती है, या किसी नागरिक द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा तुम्हारे रोका जाता है, तो उसके खिलाफ आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह आपको अधिकार दिया हुआ है। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। आप उस जो आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक वर्णित है, जो आपके आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक वर्णित है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार है। जो आज मेरा टारगेट रहेगा इस सेशन में बताने का, वो यही रहेगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था। संपत्ति का अधिकार था वो आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल किसमें था? आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार। जो इसे हटा करके मैं यही बताऊंगा कब हटाया, कौन से केस में हटाया, किस कंडीशन में हटाया, और किसने जो एक ज्यूरी थी उसके द्वारा हटाया गया। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आर्टिकल 32, ध्यान दीजिए मित्र, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 है। इसके अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। इसे डॉक्टर BR अंबेडकर, जिसे संविधान का पिता कहा जाता है, उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने कहा ना, आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने के लिए जा रहा है। मैंने तो इस तरीके से इसका डिवाइडेशन करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी से हो। मैं जानता हूं, देखिए संपत्ति का अधिकार लोग मतलब बोल के निकल जाते हैं, लेकिन मैं इसकी पूरी कहानी बताऊंगा आपको। आर्टिकल 31 की पूरी कहानी बताऊंगा।
जैसे आपने देखा होगा, लोगों का घर या खेत सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में आ जाता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से उस पर अधिग्रहण करती है, उसका कितना मुआवजा देती है, ये सब कुछ बताऊंगा, आप चिंता न करें। इसके साथ साथ यही बताऊंगा, जैसे पिता है, पिता अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों को दे सकता है या नहीं दे, ये पिता की इच्छा पर निर्भर करता है। ये पिता की इच्छा पर निर्भर करता है। उसका पुत्र उसके खिलाफ कोर्ट में कोई भी अपील नहीं डाल सकता, लेकिन छोटी सी गुजारिश कर सकता है कि मेरे पिता की संपत्ति है और मैं इनका पुत्र हूं, मैं दिवालिया हो जाऊंगा, मेरी अनुरोध है कि प्लीज, रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे कुछ संपत्ति दी जाए, लेकिन उनके खिलाफ केस नहीं डाल सकता कि मेरे पिता की संपत्ति है ये और इस पर मेरा अधिकार है, ये नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल संपत्ति का अधिकार है, इसे इसीलिए तो हटाया गया था। अब देखिए मेरा टारगेट, आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें। मेरा टारगेट रहेगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है मित्र ये वाला, जो आर्टिकल 31 में वर्णित है, 31 में वर्णित है, आप अच्छी तरह जानते हैं 31 में वर्णित है। तो कंडीशन मित्र इसकी क्या है वो आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भारत का एक राज्य है केरल, भारत का एक राज्य है केरल। केरल में एक वक्ता थे, साधु संत थे, इसे गुरु भी कह सकते हैं, मतलब समाज के ऐसे व्यक्ति जो समाज सुधार कार्य करते थे। उनमें थे एक केशवानंद भारती, उनके गुरु थे, वो बहुत अच्छे समाज सेवी थे, उनके पास काफी प्रॉपर्टी थी और उनका खुद का एक आश्रम था, जहां पर भारत से या अन्य देशों से आकर के विद्यार्थी उनके शिष्य बन जाते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। जब उनके केशवानंद भारती जी के गुरु एक्सपायर हो गए, तो उन गुरु ने जो उनका जो आश्रम था, प्रॉपर्टी थी, वो केशवानंद भारती के नाम कर दी। कंडीशन ये हुई कि 1974 में, कब, ध्यान दीजिए मित्र, 1974 में, 1973-74 की बात है, 1973-74 में केरल सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर के आई। केरल सरकार थी, वो एक प्रोजेक्ट लेकर के आई और उस प्रोजेक्ट के तहत इनका जो आश्रम था, इनकी जो संपत्ति थी, वो उसमें आ रही थी, उसी एरिया क्षेत्र में आ रही थी। कंडीशन ये हुई कि इसके विरुद्ध उन्होंने, जो केशवानंद भारती थे, उन्होंने जो केरल सरकार थी उनको वह संपत्ति देना ना चाहा, उनको ये संपत्ति देना ना चाहा, उनका अधिकार था। उन्होंने कहा ये मेरा अधिकार है, हम इस संपत्ति को नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, आप चाहे कुछ भी करिए, हम केरल सरकार को अपनी ये संपत्ति है जिसमें आश्रम वगैरह था उसमें बिल्कुल नहीं देंगे। तो दोनों विवाद हुआ केशवानंद भारती और केरल सरकार में। इसके बीच क्या हुआ कि ये दोनों लोग, केरल सरकार और केशवानंद भारती, ये हाई कोर्ट चले गए। कहां चले गए? केरल राज्य का जो उच्च न्यायालय है, जो वर्नाकुलम में है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट चले गए। कहां चले गए? हाई कोर्ट। 1973-74 की बात है मित्र, दोनों लोग कहां चले गए? हाई कोर्ट चले गए। कंडीशन ये हुई कि यह मामला चलता रहा और अंत में फैसला यह हुआ कि जो केरल सरकार थी वो इस केस को जीत गई। केरल सरकार थी, केरल सरकार क्या हुई? केरल सरकार, केरला गवर्नमेंट वो जीत गई। इसको क्या हो गया? केरल सरकार इस केस को जीत गई, अर्थात जो केशवानंद भारती थे वो केस हार गए।
हुआ यह कि केशवानंद भारती थे, वो इस मुद्दे को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय पहुंची, सुप्रीम कोर्ट पहुंची, दिल्ली आई और दिल्ली में उन्होंने अपनी याचिका दायर की कि मेरी जो संपत्ति थी, हमारी जो व्यक्तिगत संपत्ति है, जो हमारे गुरु ने दी हमें दी है, उस पर केरल सरकार अपना अधिकार जमाना चाहती है। क्या करना चाहती है? अपना अधिकार जमाना चाहती है। इसके लिए कंडीशन ये हुई कि यह मामला बहुत लंबे समय तक चला। यह मामला लंबे समय तक चला कि मतलब केरल सरकार और केशवानंद भारती दोनों सर्वोच्च न्यायालय में केस लड़ते रहे और अंत में फैसला यह हुआ कि जो केशवानंद भारती थे वो सर्वोच्च न्यायालय से केस जीत गए। क्या हुआ? जो केशवानंद भारती थे वो केस जीत गई सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से क्या हो गए? केस जीत गई। लेकिन उस समय एक कंडीशन ये थी कि केस तो जरूर जीत गए, लेकिन इसके लिए एक पीठ या एक ज्यूरी गठित कर दी गई। तुमने देखा होगा एक अक्षय कुमार की फिल्म थी रुस्तम, उसमें जो निर्णय फाइनल निर्णय लिया गया वो एक ज्यूरी द्वारा लिया गया, एक खंडपीठ द्वारा लिया गया। तो उस समय जो ज्यूरी थी उसमें 13 जज थे। कितने जज थे? 13 जज थे। 13 जजों की एक खंडपीठ बिठा ली। क्या हुई? एक खंडपीठ बैठी। 13 जजों की एक खंडपीठ गठित की गई। अंत में इसने बहुत लंबे समय बाद अपना निर्णय दिया। निर्णय में यह हुआ, इस 13 में से जो 7 जज थे, क्या थे? 7 जज थे, उन्होंने फैसला केरल सरकार की ओर तरफ दिया। केरल सरकार की तरफ फैसला दिया कि केरल सरकार सही है। लेकिन इसमें से जो 6 जज थे उन्होंने केशवानंद भारती की तरफ निर्णय दिया। किधर दिया? केशवानंद भारती की तरफ उन्होंने फैसला दिया। ध्यान दीजिए, 13 जजों की, पूछा भी जाता है केशवानंद भारती मामले में कितने जजों की खंडपीठ बैठाई गई थी। ये क्वेश्चन यूपीएससी से एग्जाम में आया हुआ है। यूपीएससी से, पीसीएस और यूपीएससी से एग्जाम में पूछा गया है। तभी तो कह रहा हूं मित्र, यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। अगर आप इसे बगैर स्किप किए पूरा देख लेंगे तो मैं रियल बता रहा हूं, आर्टिकल 31 आपको लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। पूरी कहानी आप समझिए। इसमें 6 जजों ने फैसला दिया केशवानंद भारती की तरफ, 7 जजों ने फैसला दिया केरल सरकार की तरफ। मतलब यह है कि इस खंडपीठ द्वारा जो सर्वोच्च जजों की संस्था थी उसमें एक वोट से केशवानंद भारती केस हार गए। केशवानंद भारती एक वोट से अपना केस हार गए। उसके बाद जब केस हार गए उसके बाद निर्णय लिया गया। उसके बाद क्या हुआ? निर्णय लिया गया, बताता हूं मित्र मैं। उसके बाद निर्णय लिया गया, उन जजों ने जो खंडपीठ गठित की गई थी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया कि जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया जाए। तब संविधान में 44वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है मित्र। यह पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा अलग कर दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा
मतलब फैसला कब हुआ था? 73 की बात है। 73 से लेकर के 78 में संशोधन हो पाया था, फैसला क्लियर हो पाया था। कितना लंबा समय लग गया था। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान में संशोधन किया गया। कौन से नंबर का? 44वें नंबर का। कब किया गया? 1978 में। 1978 में 44वें संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा करके क्या किया गया? आर्टिकल अनुच्छेद 300 क ऑब्लिक क में रख दिया गया और इसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया मित्र? विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया। ये क्वेश्चन छपता है, मुझे आप बता दीजिए। आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पेपर उठा के देख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता हो, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये फंडामेंटल राइट्स, जिसे भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से आप एक कल्पना करिए कि यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए जाएं तो इस समाज में क्या होगा, इस देश में क्या होगा, कितनी अराजकता पैदा हो जाएगी। खुद कल्पना करके देख लीजिए आप। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें मित्र। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए क्या होता है। कंडीशन ये होती है कि जैसे आपका खेत है या आपका मकान है, वो आपके अधिकार में है, आपके नाम में है जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर अधिकार है। हां, उसका मुआवजा देकर के, जैसे आपका गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोजेक्ट चालू किया, गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के आई, 2000 करोड़ का, 5000 करोड़ का, जितना भी प्रोजेक्ट लेकर के आई, और उस प्रोजेक्ट के तहत उसे जमीन चाहिए, और उस प्रोजेक्ट के लिए जमीन चाहिए, तो जो आपका जो घर है या खेत है वो उस प्रोजेक्ट के तहत आ रहा है, वो इस प्रोजेक्ट के तहत आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट आपसे वह जो घर या खेत है उसे ले लेगी और उसके बदले में आपको मुआवजा देगी। हां, मुआवजा कम से कम 3 गुना देगी। जैसे मान के चलिए आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की है, आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की है, तो उसका 30 लाख रुपए देगी। यदि गवर्नमेंट अब तो बहुत ज्यादा 10 गुना तक दे देती है, 10-15 गुना तक दे देती हैं, ठीक है। तभी तो आपने देखा होगा जो दिल्ली का एनसीआर वाला क्षेत्र है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आ चुके हैं, वहां के जो लोग हैं आज भी बैठ करके बहुत आराम से एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए खत्म होने वाला बस। तो कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट उसका कम से कम 3 गुना मुआवजा देगी। कितना मुआवजा देगी? 3 गुना उसका मुआवजा देगी। और ऐसी कंडीशन में जैसे इसके लिए इसमें एक बात और संशोधित की गई थी कि जैसे पिता है, पिता की संपत्ति है, तो पिता चाहे तो अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों को नहीं दे सकता है, मतलब नहीं दे सकता है। आप सोचो कि आप अपने पिता के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे, तो आप वहां पर बिल्कुल गलत हो। आप केवल एक गुहार लगा सकते हो कि मैं दिवालिया हूं, मेरे पिता पर इतनी संपत्ति है, और उस संपत्ति में से एक प्रार्थना के रूप में, एक रिक्वेस्ट के रूप में आप उनसे गुहार लगा सकते हो। यह उनके विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि वो आपको संपत्ति दे या न दे। तो मैंने आर्टिकल जो 31 था, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे आपको पूरी तरह से क्लियर करा दिया। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक विचारों का अधिकार। वर्तमान समय में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनके जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 जितने आर्टिकल हैं, बहुत आराम से समझाऊंगा। लोग रिजर्वेशन के, आरक्षण के नाम पर
मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव व्यू देते हैं, वो आपको सब कुछ बताऊंगा। ये बताऊंगा समानता क्या मतलब क्या होता है, समान समता का मतलब क्या होता है, इससे आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि मेरे सेशन को आप इसी तरीके से कंप्लीट तरीके से देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये कक्षाएं बिल्कुल आपको निःशुल्क हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।